नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या या तो उसके लिए समस्या होती है या वरदान बनकर के आती है। किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या का कम होना या ज़्यादा होना, बढ़ना, उसके लिए चिंता की बात होती है। साथियों, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत की जनसंख्या को लेकर के काफ़ी सारी विविधताएं देखने को मिलती है। जहां एक और उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर कम होती हुई जा रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को लेकर के उसे प्रोत्साहन दिए जाने की कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। ऐसी योजनाओं का शुरुआत किया गया है। साथियों, इस प्रकार की योजनाओं से कितना असर होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस प्रकार की योजनाओं को चालू करने के पीछे क्या वजह है, क्या वास्तव में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या स्थिर है या कम हो रही है, इसके लिए योजना चालू की गई है, या फिर कोई राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में साथियों जिस प्रकार से लोकसभा में सीटें बढ़ाने को लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो परिसीमन का बिल लाया गया था और हाल ही में वो बिल पास नहीं हो सका है, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि लोकसभा में सीटें जो हैं परिसीमन के बाद बढ़ाई जाएंगी और परिसीमन में जो लोकसभा निकलेगी जिसमें जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में दक्षिण भारत के राज्यों में जो जनसंख्या कम होने की वजह से उनको कम सीटें मिलने का डर है। इसके बाद से ये कदम उठाया गया है। तो क्या ये वजह इसके पीछे है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या की विविधता देखी जा रही है, एक ओर जनसंख्या कम हो रही है, दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में जो भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो लगातार कम हो रही है। ऐसे आने वाले समय में ऐसी चिंताएं की जा रही हैं कि क्या भारत भी जापान और चाइना जैसे देश से जो समस्या का सामना कर रहे हैं उस प्रकार की समस्याओं की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो इसके प्रयास किए जा रहे हैं जनसंख्या के बढ़ाने को लेकर के, इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें तीसरे बच्चे के पैदा करने पर 3,000 रुपये, 30,000 रुपये और चौथे बच्चे को पैदा करने पर 40,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कही जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है आगे हम बात करेंगे, पहले हम खबर को जान लेते हैं। दरअसल 16 मई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा एक जनसभा को संबोधन के दौरान जो बच्चे पैदा करने पर पैसे देने की योजना घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को बोझ नहीं समझे बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए और जनसंख्या ही भविष्य की असली दौलत है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब समय आ गया है कि जन्म दर को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथियों, इसमें जो स्कीम घोषणा की गई उसके बारे में यदि हम बात करें तो एक परिवार में पहले से ही 25,000 रुपये दिए जा रहे थे। दूसरा बच्चा यदि पैदा होता है तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसी स्कीम है। इसके लिए 5 मार्च को 2025 में विधानसभा में एक पॉलिसी पेश की गई थी। इसे जनसंख्या प्रबंधन नीति कहा गया था। इस प्रस्ताव के तहत दूसरा बच्चा पैदा होने पर 25,000 रुपये मिलेंगे और अब जो घोषणा की गई है इस योजना को बढ़ाया गया है और तीसरे बच्चे पैदा होने पर 30,000 रुपये और चौथा बच्चे के जन्म होने पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार की स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है। टोटल 4 बच्चे पैदा होने पर कुल 95,000 रुपये तक के प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। साथियों, जो स्कीम चालू की गई है इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और आज हम बता दें कि जो चर्चा हो रही है, जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं उसको थोड़ा मैप में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि स्थिति को आप समझ पाएंगे आसानी से। देखिए, भारत में जो राज्य हैं अपने स्तर से, कुछ राज्य उत्तर में हैं, कुछ राज्य पूर्व में हैं। तो उत्तर भारत जो उत्तर में राज्य है, उत्तर दिशा में स्थित पूरा एरिया देख सकते हैं भारत है ये। भारत के दक्षिण में जो राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप देख पाएंगे, छोटे मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उत्तर के राज्यों को उत्तर भारत कहते हैं, दक्षिण के दक्षिण भारत कहलाते हैं, पूर्वोत्तर भारत ये कहलाता है, पश्चिम के राज्य कहलाते हैं और ये मध्य भारत कहलाता है। इसे अपने हम जानने के लिए अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जो 5 राज्य जाते हैं उनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तेलंगाना आते हैं। साथियों, 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ करके दूसरा राज्य तेलंगाना बनाया गया था, क्योंकि तेलंगाना का आंदोलन वहाँ पर शुरू हो गया था। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। इसकी इस प्रकार की खबरें आई थी। अब साथियों बात करें कि खबर क्या है। अब साथियों, जो ये इस प्रकार की स्कीम घोषणा की गई उसके पीछे वजह क्या है, तो उसके कारणों को हम जानेंगे आगे हम बात करें। तो उनमें से पहला कारण ये है कि वहाँ पर पिछले 3 दशकों में जनसंख्या आधी हो गई है। ऐसी डाटा निकल कर आ रही है। साथियों, किसी भी राज्य या देश में औसतन एक महिला अपने जीवन में जितने भी बच्चे को जन्म देती है उसे कुल प्रजनन दर कहते हैं, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। TFR कहते हैं। आप इसको समझिए। अगर किसी राज्य में प्रति महिला FTFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी कि औसतन अपने जीवन में एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देती है, तो
तो इसे रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। अब रिप्लेसमेंट लेवल शब्द की क्या कहानी है तो बता दें तो 20वीं सदी में जब मॉडर्न डेमोग्राफी के विकास के साथ आया ये शब्द, और जब यूरोप और अमेरिका के जनसंख्या वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और उसमें पाया कि एक महिला सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे तो माता पिता को रिप्लेस कर देगी, यानी उनकी जगह ले लेगी। क्योंकि देखिए 2 बच्चे जन्म होते हैं तो एक माता का और एक पिता का जगह ले लेती है, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल कहलाता है। यदि TFR 2.1 से ऊपर है तो जनसंख्या वृद्धि माना जाता है, और अगर इससे नीचे है तो यह माना जाता है कि राज्य में पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और लगातार जनसंख्या कम हो रही है। साथियों, भारत में इसकी विविधता पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो यदि बात करें प्रजनन दर के बारे में तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर बिहार में है, प्रति महिला 3 बच्चे पैदा करती है। इसके अलावा मेघालय में 2.91 है, उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है वो 2.35 है, झारखंड में 2.26 और मणिपुर में 2.17 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 से 2.1 के बीच है। 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी स्टैंडर्ड माना जाता है और एक जनसंख्या को स्थिर करके रखता है, ऐसा माना जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटकों में TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.5 या उससे नीचे है। सिक्किम में सबसे कम है, 1.1 सबसे कम फर्टिलिटी रेट सिक्किम में पाई जाती है। तो ये इसके पीछे वजह है। इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि हाल ही में साथियों जनसंख्या के रिपोर्ट में और भी कुछ डाटा देख लेते हैं। हाल ही के रिपोर्ट में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SSR के मुताबिक फिलहाल भारत का जो TRF है, देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों के, लेकिन टोटल हम भारत के बारे में बात करें जैसा कि मैंने बताया कि 2.1 जो है 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है वो स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट मानी जाती है। लेकिन हाल ही में भारत का जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट वो 1.9 है, यानी कि जो एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो हमने बताया है कि आने वाले समय में क्या जो चीन और जापान जिस प्रकार जनसंख्या में कम हो रही है तो क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो मौजूदा TFR 1.5 है, यानी कि जो टोटल इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है उससे भी कम है। इससे पहले जो 1993 में 3 था, 3 जो फर्टिलिटी रेट थी तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 से 49 साल की उम्र वाली महिलाओं में प्रति 1000 महिलाओं पर, देखिए 1000 महिलाओं पर जितने बच्चे पैदा होते हैं उसके हिसाब से एक जनरल फर्टिलिटी रेट भी निकाली जाती है, तो जिसे GFR कहते हैं। आंध्र प्रदेश का GFR जो है 2008 से 10 के बीच 63.8 था, यानी कि 1000 महिलाओं में 63.8 बच्चे पैदा कर रहे थे। इसके अलावा ये घट करके 2018-20 में 52.9 रह गए, यानी कि 10 सालों में 17% की कमी आई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अब जनसंख्या की वृद्धि को लेकर के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथियों, डाटा की और बात करें तो 15 से 69 साल की कामकाजी आबादी भी 1981 के बाद लगातार घट रही है, यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वो अब बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन और बीमारी, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे और काम करने वाले लोग कम होंगे, ऐसी अनुमान लगाई जा रही है, ऐसा आशंका जताई जा रही है। अब साथियों इसके लिए तो कारण थे, इसके अलावा दूसरी कारण है राजनीतिक कारण, जैसा कि मैंने आपको चर्चा में शुरू में कहा था। राजनीतिक कारण के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में सभी ने देखा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जिसमें महिलाओं को लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएंगी, 545 से बढ़ा करके 850 सीट करने की बातें कही गई थी। इसके लिए सरकार ने 2023 में एक अधिनियम लाया था, उसको पारित किया जा चुका है, सभी दलों ने पारित कर दिया था। लेकिन परिसीमन को लेकर के हाल ही में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और इसको लेकर के बिल पेश किया गया, हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया है। ऐसे में साथियों राज्यों को डर था, क्योंकि हाल ही में जब ये बिल पास किया गया लोकसभा में तो इसमें कुछ डाटा निकल कर आई, जिसमें आप देख सकते हैं परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में दोगुनी होगी हिंदी भाषी राज्यों की सीटें, मतलब जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी नेतृत्व क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी और दक्षिण भारत के राज्यों की कम होगी। बात करें डाटा के बारे में तो इसी दक्षिण भारत के बारे में बात करें, यदि लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, अनुमानित सीटें हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद परिसीमन होगा, जनसंख्या के हिसाब से सीटें वितरित की जाएंगी, तो ऐसे में सीटें बढ़ेंगी। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें वर्तमान में है तो 37 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 12 सीटों का इजाफा होगा। वहीं कर्नाटक में 28 सीटें हैं तो 45 सीटें हो जाएंगी, 17 सीटें बढ़ेंगी। केरल में 30 और 24 प्रकार से सीटें बढ़ती हुई दिखाई गई थी, ये अनुमानित सीटें हैं। लेकिन वहीं यदि उत्तर भारत के राज्यों में बात करें जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें 80, उत्तर प्रदेश में बात करें तो 80 सीटें हैं, लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इसमें 147 सीटें बढ़ती हुई दिखाई गई थी और 67 सीटों का इजाफा होगा, मतलब 67 सीटें ज़्यादा मिलने वाली हैं। इसके अलावा राजस्थान में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, तो दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में सीटों का जो बंटवारा है वो ज़्यादा मिलता हुआ दिखाया गया। इसके बाद से इनको डर हो गया था कि हो सकता है आने वाले समय में जो राजनीतिक क्षमता होगी, जो राजनीतिक नेतृत्व होगी, जो राजनीतिक हिस्सेदारी होगी लोकसभा में, केंद्र सरकार में, वो कम हो जाएगी, इसका एक डर था। इससे पहले भी 1976 और 2001 में भी इसलिए परिसीमन टाला गया था। तो ये कुछ चीज़ें। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि 2050 तक आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 35 लाख लोगों को अमरावती में बसाने की बात कही गई है,
क्योंकि 2014 में जब से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो काफ़ी सारे संसाधन बढ़ गए थे, उसके बाद से जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि सरकार का टारगेट है इसमें 2035 तक 2050 तक 35 लाख लोगों को अमरावती में बसाया जाएगा, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही थी। अब बात करें क्या वास्तव में पैसे देकर के जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, तो साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कई कारण होते हैं। जिन कारणों में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है शिक्षा और जागरूकता। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, कई ऐसी चीज़ें होती, कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। बात करें शिक्षा के स्तर का तो दक्षिण भारत में महिलाएं ज़्यादा साक्षर हैं, उच्च शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। इसके अलावा जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ती हैं तो शादी देर से होती है, कैरियर प्राथमिकता बनता है। इसके अलावा कम बच्चे पैदा होते हैं, तो इसके पीछे एक कारण। दूसरी वजह उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो कई हिस्सों में अभी भी लड़कियों की पढ़ाई जल्दी रुक जाती है। कई जगहों में लड़कियां जल्दी शादी हो जाती है और इसके अलावा पढ़ाई रुक जाती है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह हो जाता है, जिससे जन्म दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ मानसिकताएं भी हैं, जैसे उत्तर भारत के राज्य होते हैं काफ़ी ज़्यादा कृषि प्रधान राज्य हैं, काफ़ी ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि ज़्यादा जो बच्चे होंगे, ज़्यादा काम करने वाले हाथ होंगे, इससे बुढ़ापे का सहारा होगा। और कृषि आधारित जो समाज हैं, इनमें जो सोच है लंबे समय तक रही है। इसके अलावा बेटे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अवधारणा है कि जब तक एक संतान परिवार में एक बेटे नहीं होते हैं तो मतलब संतानों को लेकर के लगातार संतान बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में इस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों पे जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो आवश्यकता है वो मतलब जो शहरीकरण के बढ़ने से क्या है, शहरों में लोग ज़्यादातर परिवार बड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। तो ये कुछ जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण। इसके अलावा साथ ही जिस प्रकार से हमने चर्चा की कि क्या वास्तव में पैसे देकर के इस प्रकार की स्कीम लागू करके जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, तो कई देशों ने इसको लेकर के प्रयोग किए हैं। बात करें दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया 2021 से 25 के बीच नगद पैसे और मेडिकल फैसिलिटी जैसी स्कीमों पर $280 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला है। उसके अलावा कोरियन के बारे में बात करें, लगभग इसके अलावा हंगरी के बारे में बात करें तो हंगरी के देश के द्वारा भी इस प्रकार से अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए करीब अपने जीडीपी का 6% हिस्सा इन योजनाओं पर खर्च किया है, लेकिन थोड़ी देर की जनसंख्या की जो रेट है वो बढ़ी, लेकिन उसके बाद फिर लगातार गिर गई है। इसके अलावा सिंगापुर के द्वारा भी 2001 में बेबी बोनस स्कीम के तहत पहले और दूसरे बच्चे पर करीब 8.23 लाख रुपए मिलते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का चालू किया है, लेकिन वहाँ पर लगातार जनसंख्याएँ नहीं बढ़ रही हैं। इसके पीछे वजह यह साथियों कि लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि आधुनिक जो आवश्यकता है जनसंख्या बढ़ाने के फायदे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेरोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो इस पर प्रमुख फैक्टर डालती हैं। अब बात करते हैं साथियों, क्या जनसंख्या बढ़ने, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि जनसंख्या जो है कई बार मतलब कि समस्या बनकर आती है और कई बार वरदान साबित होती है। तो उसके पीछे क्या कारण है साथियों? आबादी बढ़ने से जो स्कीम का देश पर क्या असर पड़ सकता है? इस प्रकार से स्कीम चालू की गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो इस पर देश का क्या असर पड़ेगा? साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला देश है। अप्रैल में 2014 में इसमें 141.26 करोड़ की आबादी थी, जो चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ थी। रियल टाइम डेटा के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में जो इसका आंकड़ा 147 करोड़ के आसपास है, इसमें करीब 68% युवा आबादी है। अब साथियों, जनसंख्या बढ़ाना या घटाना भी कई बार अच्छा या बुरा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फ़र्क है इस बात पर पड़ता है कि देश में कितने संसाधन हैं, इसके अलावा कितनी नौकरियां हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है, कितना मजबूत है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि साथियों, जो जनसंख्या होती है कई मामलों में, जैसे मैंने बताया कि फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा युवा आबादी होती है तो काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, खेती में, टेक्नोलॉजी के मामले में, सेना में, सभी को काम मिलते हैं और जो युवा ताकत है वो बन करके निकल के आती है। काफ़ी हद तक भारत की जो बड़ी ताकत है वो अभी युवा की आबादी है। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, काम करने वाले लोग मिलते हैं। इसके अलावा बड़ी इकोनॉमी बनाने में मदद करता है, जैसे कि ज़्यादा ग्राहक होंगे, ज़्यादा खरीदारी होगी, बड़ा बाजार होगा। इसी कारण जो इंडिया और चाइना है, बड़े कस्टमर के मामले में देखे जाते हैं दुनिया भर के देशों के द्वारा, बड़े उपभोक्ता के तौर पर देखे जाते हैं। इसके अलावा साथियों, इनोवेशन और टैलेंट भी बढ़ता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, उद्यमी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या और युवा आबादी के होने की वजह से ही निकलता है। इसके अलावा सेना और रणनीतिक शक्तियों में भी जाते हैं। बड़ा मैन पावर होता है, बड़ी सेना होती है, बड़ा उत्पादन क्षमता होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा नुकसान भी होते हैं। साथियों, जब नौकरी कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो इसके प्रकार से भारत की भी काफ़ी हद तक चुनौती है।
है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, बिजली की कमी, खेती की कमी, घरों की कमी, तो इस प्रकार की संख्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरों में भीड़ भाड़ और भी कई चीज़ें हैं जिस पर बुरा असर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो यानी जनसंख्या बढ़ाने के कई सारे फायदे भी हैं, तो एक तरफ नुकसान भी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो योजना लाई गई है, जो स्कीम्स प्रकार के लाए गए हैं, क्या काफ़ी हद तक सही हैं, या फिर आपकी क्या राय है, इसे जरूर लिखिए। जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल वीडियो जो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।